जय भीम दोस्तों हम लोग आज महा मैराथन करने वाले हैं मैथ का पार्ट नंबर 2। इससे पहले मैंने एक पार्ट नंबर 1 बनाया था, तो वो भी देख लेना। उसके बाद ये देखने में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आने लगेगा, समझ में भी आएगा। मतलब कि वो वीडियो देखने के बाद इसको देखने की ज़रूरत है, जिससे कि अच्छा कंसेप्ट कलेक्ट हो सके और अच्छी जानकारी मैथ में हो सके। जब ये सब आएगा तो मैथ में इंटरेस्ट बनेगा और मैथ समझ में आना शुरू हो जाएगा, मैथ का बोझ दिमाग से तुरंत हट जाएगा। तो आज के वीडियो में सबसे पहला पॉइंट रहेगा समीकरण। मतलब हम लोग इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट सीखने वाले हैं, समीकरण के सवाल को हल करने वाले हैं। इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। तो समीकरण का पहला सवाल हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि इसमें एक सवाल दे देगा समीकरण के रूप में कि x + 10 बराबर यहाँ पे 6 दे देगा। तो इसमें पूछ देगा कि इस समीकरण में x का मान क्या होगा। x का मान बताना पड़ेगा, x का मान क्या होगा वही बताना होगा। अब ये समझने वाली बात है। इससे पहले एक पॉइंट मैं समझाना चाहूँगा। समझाने के लिए ये ज़रूरी है दोस्तों कि यहाँ पे एक चर होता है और एक अचर होता है। एक चर होता है और दूसरा अचर। मतलब चर को अंग्रेजी में कहा जाता है वेरिएबल और अचर को नॉन वेरिएबल के नाम से जाना जाता है। चर का मतलब ये होता है कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड ये सब होता है ना, तो कभी कभी देखा जाता है तो एक्स का मान 4 आता है, कभी 5, कभी 10, कभी 200, ऐसे ऐसे आता रहता है। ये तो एक्स वाई जेड जो हो गया ये चर हो जाता है। और जितने भी अंक वाले चीज़ होते हैं 1 2 3 4 5 6 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी होता है ये सभी अचर होता है। क्योंकि 10 अगर है तो 10 को 10 की तरह ही तो बना जाएगा। ये 10 है तो क्या 10 को कभी ऐसे लिखा जा गया है? 10 को कभी ऐसे लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। 10 को ऐसे ही लिखा जाता है। मतलब 1 और 0 होता है जो कि 10 होता है। तो इसलिए अचर है, मतलब कि जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो चर होता है उसमें बदलाव आता है। कैसे? यहीं पे पता चल जाएगा। करने वाले जो सवाल है इसी में पता चल जाएगा कि कभी कभी x का मान दूसरा आएगा, कभी कभी x का मान दूसरा आएगा। तो सब अलग अलग x का मान बदलता रहता है। तो जब बदलता रहता है तो इस चर कहा जाता है। तो इसी सवाल को अब हल किया जाए तो हल करने में देखा जाए दोस्तों तो x + 10 बराबर 6 है ना। तो इसमें x का मान बताना होगा, क्योंकि ये भी अंक है 6 भी अंक है, तो दोनों अंक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि जो सबसे अलग दिख रहा है उसी का मान बताना पड़ेगा। मतलब x का मान बताना पड़ेगा। तो चलो x का मान निकालता हूँ मैं। यहाँ पे x की जगह x लिख देना होगा और बराबर के साथ जो लिखा हुआ है बराबर 6 है ना, तो बराबर 6 लिख देना है। बस मैंने x को भी लिख दिया, बराबर 6 भी लिख दिया। ये पूरा बच गया 10 बच रहा है। तो 10 जब इधर है तो यह प्लेस चेंज होगा, जब इसका स्थान चेंज होगा। अब बराबर के इधर लिखना पड़ रहा है, इस सवाल में इधर लिखा जाएगा। अब तो जब इधर लिखा जाएगा, इसका +10 है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -10। अब x बराबर हो जाएगा दोस्तों, जहाँ प्लस और माइनस 6 का चिन्ह प्लस है। क्यों? क्योंकि 6 के पहले कोई भी चिन्ह, जैसे 6 लिखा है तो इसके पहले प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अगर -6 को प्रूफ करना होगा, दिखाना पड़ेगा तो -6, लेकिन +6 के लिए बस 6 लिख दिया जाए या फिर +6 लिखा जाए तो दोनों इक्वल माना जाता है। तो प्लस को कभी कभी नहीं भी लिखा जाए तो वहाँ पे प्लस मान लिया जाता है। जब चिन्ह कोई नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे प्लस मान लिया जाता है। तो x बराबर 6 - 10 लिख दिया गया। तो +6 है -10, तो हमेशा जब एक प्लस दूसरा माइनस हो, चाहे प्लस पहले चाहे माइनस पहले हो, तो हमको पहले घटा लेना होगा बड़े में से छोटे को। तो 10 में से 6 निकलेगा तो आएगा 4। अब ये देखना है कि 10 बड़ा है कि 6 बड़ा है। तो 10 बड़ा है और 10 का चिन्ह माइनस है तो आंसर में माइनस का चिन्ह लगा देना होगा। तो x बराबर -4 आ रहा है। तो एक सवाल और मैं लगा के बताऊंगा जिससे कि और समझ में आ सके। जैसे कि एक सवाल और है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 2 + x बराबर 10। ये सवाल है। तो इसमें पूछेगा कि x का मान बताओ। तो चलो, तो x बराबर हमको 10 पूरा लिख देना है। x लिख देना है, बराबर के साथ जितना भी अंक है सभी लिख देना होता है। तो x बराबर 10 मैंने लिख दिया। यहाँ पे 2 प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। और x का मान क्या रहा है दोस्तों? तो 10 में से 2 घटेगा 8। और 10 बड़ा है कि 2? तो 10 बड़ा है और 10 का चिन्ह प्लस है, तो इसलिए 8 की जगह भी प्लस चिन्ह है। तो ये हल हो गया। तो चलो अब इसको चेक किया जाए।
चेक करके देखना है कि यह का मान मैंने जो 8 लाया है वो सही है या फिर गलत है। तो सवाल को एक बार लिख लेते हैं। 2 + x = 10 था, x का मान हमारा 8 आ रहा है, तो x की जगह 8 बस लिखने पर पता चलेगा कि x का मान 8 आ रहा है कि नहीं। सवाल में 2 है तो 2 लिख दो, x की जगह 8 लिख दो, अब बराबर 10। ये बराबर का जो चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है, तो बराबर का मतलब होता है ये कि यहाँ ये वाला लेफ्ट साइड है और ये वाला राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का मान बराबर बराबर आ जाए तो इसका मतलब जो x का मान आया है बिल्कुल सही है। तो 8 2 होता है 10 और ये बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसके इधर भी 10 है, मतलब कि 10 ये बराबर का चिन्ह है, इसके पहले भी 10 है और इसके बाद भी 10 है। इसका मतलब x का जो मान आया है 8 बिल्कुल सही है। तो हम लोगों ने इसको क्या है कि समीकरण के सवालों को हल करना थोड़ा बहुत तो सीख गए। एक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल है मेरे नज़र में, चलो इसको लगाओ। 4 इसको लगाओ। तो जब ऐसे रहता है दोस्तों, तो कोई भी अंक लिखा होता है तो उसके बटा में एक नहीं कोई, मतलब कि ये अंश हो गया, हर हो गया, हमको अंश बस दिख रहा था। तो जब अंश दिख रहा था, ऐसे ही तो था, 4 था, तो अंश बस दिख रहा था, तो उसको अंश बटे हर अगर बनाना है तो एक नीचे लगा सकते हैं, वो पहले से होता भी है। अब हमको क्या करना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका ऐसे गुणा कर लो, तो 2x का 1 में गुणा होगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पे बराबर का चिन्ह पहले से लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह पहले से लगा हुआ है तो बराबर लगा दो। अब इसका ऐसे गुणा कर लो, तो 4 चौका 16 हो गया। अब देखो पुराने सवाल जैसा बन गया, तो x = 16 पूरा लिख लेना है। तो x = 16, ये 2 गुणा में है, तो ये दो, जब एक चर होता है एक अचर तो बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो 2 गुणा के x के साथ वो 2 गुणा में है तो यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा। तो 2 8 16, मतलब x का मान क्या आ रहा है, x = 8 आ रहा है। अगर क्वेश्चन में x का मान 8 रखा जाएगा तो आंसर बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा कि हाँ x का मान 8 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने दोस्तों समीकरण के सवालों को हल करने सीख गए। ये बेसिक है क्लास, तो इसलिए बेसिक ही चीज़ें इसमें सीखने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है। तो जो हमने यहाँ पे जो अभी थोड़ी देर पहले मैं सिखाया बताया हूँ वह लीनियर इक्वेशन ही था, मतलब कि रैखिक समीकरण, रैखिक होता है, रैखिक समीकरण ही था। जैसे x + 4 = 6, तो x बराबर क्या, x के साथ बराबर वाला पूरा लिखा जाता है, x = 6, ये +4 है तो इधर आके -4, तो x = 6 में से 4 निकलेगा 2 हो जाएगा। यही आंसर है और इसे ही रैखिक समीकरण है। समीकरण तो है लेकिन कौन वाला, रैखिक वाला। तो ये भी हो गया स्पष्ट रूप से। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगले में है कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अच्छा सवाल है, मतलब अच्छी पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग इसको सीखेंगे कि भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। जैसे कोई भी संख्या 4/2 है तो ये भिन्न में हो गया। जैसे यहाँ पे अंश है, 4 क्या है, अंश है, और 2 क्या है, हर है। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहा जाता है और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। मतलब न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर जहाँ है, मतलब तो वो फ्रैक्शन में हो जाता है, उसको भिन्न में कहा जाता है कि ये भिन्न में है। और जब ये सवाल है इसको कह देगा कि 4/2 को किस में बदलो, प्रतिशत में बदलो, 4/2 को प्रतिशत में बदलो, ये सवाल बन गया। तो चलो बदल के देखते हैं भाई क्या होगा। सवाल में जैसे 4/2 लिखा है, जब प्रतिशत क्या होता है कि भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न से प्रतिशत की ओर जाना है तो हमको 100 का गुणा कर देना पड़ता है, 100 का गुणा। अब 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 50 बार में। अब क्या होगा, 4 × 50, 4 × 50, क्या आंसर आएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। 4 × 5 = 20, 20 मैंने लिख दिया, 0 बचा है 0 लिख दो। 200 कितना हो जाएगा, परसेंट आ जाएगा। ये मत सोचना कि 200% नहीं होता है, होता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 200%। आंसर हो गया। एक सवाल और मैं पूछ ले रहा हूँ यहीं पे। ज़्यादा सवाल नहीं हम लोग करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और समझना बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें। चलो 4/5, 4/5 को प्रतिशत में बदलो।
तो मैंने क्या बोला है कि जब भिन्न में कोई संख्या या प्रतिशत में बदलने की बात करेगा तो हमको क्या करना होगा, 100 से गुणा कर लेना होगा जो भी अंक दिया है। तो 4/5 लिखा है, इसको 100 से गुणा कर लो, ऐसे कर लो। तो क्या करो कि और आसान करो, 4 का गुणा 100 में कर लो, तो 4 गुणा 100 हो जाएगा ऐसे, अब बटा में 5, 5 से कितनी बार में कटेगा, 20 बार में, 20 चौका क्या हो जाएगा 80। ये 80 क्या आएगा, परसेंट में आएगा, क्योंकि परसेंट में हम लोग निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई किए हैं। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, क्योंकि प्रतिशत में बदलने की बात करा तो प्रतिशत 80% या फिर 80% इसको कहा जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्टिंग फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए। अब इसका उल्टा काम करेंगे। उल्टा काम का मतलब यह है कि अब प्रतिशत में भिन्न में जाना है, प्रतिशत से भिन्न में, कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अगर मैं यहीं पे कह दूं 20% को भिन्न में बदलो, सवाल हो गया क्या कि 20% को भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलना है 20% को, कैसे बदला जाएगा। तो वहाँ पे गुणा कर रहे थे, कहाँ पे, भिन्न से जब प्रतिशत में जा रहे थे तो 100 का गुणा कर रहे थे, तो वही काम वहाँ पे जब उल्टा यहाँ पे करना है तो हमको 100 का गुणा कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 का भाग कर देंगे, आंसर बस हो निकल जाएगा। 20% था, परसेंट जब हटता है तो यहाँ पे 100 का क्या हो गया भाग, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 का 2, 2 5 10, ऊपर 1 है नीचे 5, 1/5 हो गया, लग गया सवाल हल। अब नेक्स्ट सवाल एक और कर लिया जाए, इसी में एक और सवाल है, इसमें मैं अगर कर दूं यहीं पे, चलो 60% है, 60% को भिन्न में बदलो, ये परसेंट है इसको भिन्न में बदलना है, चलो भिन्न में बदलते हैं। 60% है, 60 लिख देना है, परसेंट से भिन्न में जाना है तो बस 100 का क्या करना होगा, भाग कर देना होगा, 0 से 0 क्रॉस हो गया, 6 का आधा 3 होता है और 10 का आधा 5, मतलब कि 3/5 इसका आंसर हो गया। ये भिन्न में ही तो आ रहा है, अंश बटे हर कोई भिन्न कहा जाता है, तो अंश बटे हर में आ गया, आंसर इसका मिल गया, काम खत्म। मतलब हम लोगों ने भिन्न से प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत से भिन्न में बदलना दोनों चीज़ें सीख गए। अब इसका जो भी सवाल रहेगा बहुत आसानी से लग जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है, स्मॉल और बिग फ्रैक्शन मतलब छोटी या फिर बड़ी भिन्न, कैसे पहचानेंगे कि इसमें छोटी भिन्न कौन है और बड़ी भिन्न कौन है। जैसे कि यहाँ पे मैं 4/6 लिख दिया, 2/3 लिख दिया और 1/4 लिख दिया। तो इसमें अगर पूछ देगा, ये तो पहली बात कि ये भिन्न है, कैसे, क्योंकि अंश बटे हर है तो भिन्न हो गया। इसमें पूछ देगा कि सबसे छोटी या फिर बड़ी बताओ, तो क्या करना है कि अपने से ऊपर अंश में अपने से 1 0 लगा देना सभी में, और 6 से इसमें भाग दो, 6 6 का 36, 3 6 18, 4 दूनी 8। अगर इसमें ये पूछ दे कि सबसे छोटी भिन्न क्या होगा, तो देखो इसका मान 6 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, तो सबसे छोटा तो यही हो गया। लेकिन इसी सवाल में पूछ दे, सवाल यही रहेगा, पूछ दे कि सबसे बड़ा भिन्न इसमें कौन है, तब तो ये दोनों तो सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे, हम लोग ने एक बार भाग दिया है तो 2 बार भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 40/6 आ रहा था, 6 6 का 36, 4 40, फिर से 10/6 आ गया, फिर वहीं पे 20/3 था, 3 6 18, 2 20, ये दोनों बराबर आएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये हमेशा 6.2 ही आ गए, कोई इसमें छोटा नहीं कोई इसमें बड़ा नहीं है। लेकिन ये सवाल मैं छोटे के लिए बनाया था, इसलिए इसमें छोटा हो जाएगा, क्या 2 आ रहा है ना, तो 2 इसका आंसर नहीं होगा, 1/4 लिखा था शुरू में, जो मूल अंक था, मूल नंबर, वो 1/4 हो जाएगा। ये नहीं कि 2 लिख देंगे, जो हल करने पाएगा वो नहीं, ये सवाल में पूछा था, फिर से लिख दे रहा हूँ, सवाल में ये पूछा था 4/6 और 2/3 और 1/4 में छोटा कौन है, तो छोटा ये, क्योंकि इसका मान 2 आ रहा है और इसका 6 और इसका 6 आ रहा है, तो छोटा यही हुआ। तो हमको 2 नहीं बताना है, 1/4 बताना है कि छोटा इसमें 1/4 है। अब चलो बड़ा बताने के लिए क्या करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1/4, 2/3 और 5/3, इन दोनों में बड़ा, चलो बड़ा छोटा दोनों बताना है, तो अंश में 1 0 अपनी तरफ से बना लो सवाल को आसानी से हल करने के लिए। तो ये 4 दूनी 8, 2 बार गया, 3 6 18,
और ये 3, 3 से कितनी बार में डिवाइड होगा, 3 से कितनी बार, 18 3 54 माने 17, 16 3 48, 16 बार में कटेगा। तो सबसे बड़ा तो ये 16 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 शुरू में था ना, शुरू में 5 था, तो 5/3 क्या हो जाए कि 5/3 जो भिन्न है ये सबसे बड़ा है, और 1/4 था वो सबसे छोटा हो जाएगा। यहाँ पे 0 मैंने अपने से लगाया है सवाल को आसानी से हल करने के लिए। तो ये सब चीज़ है दोस्तों। तो हम लोगों ने छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को बताना और हल करना सीख गए। नेक्स्ट अगला क्या है, अगले में है घातांक। यहाँ से अच्छा सवाल बनता है, ये घातांक है दोस्तों, यहाँ पे ये घातांक है। तो हम लोग घातांक का गुणा सीखेंगे। जैसे ये भाई, ये डायरेक्ट मैं सवाल लिख रहा हूँ, फार्मूला नहीं, सवाल। जैसे मैं लिख दूँ 4 पे 6 गुणा 4 पे 2। अगर इसको हल करने की बात कर दें तो क्या करेंगे कि जब यहाँ पे जब एक को पकड़ ले रहे हैं 4/2 में, तो 4 ये तो क्या है, 4 क्या है, 4 आधार है, तो मिट गया यार, 4 यहाँ पे आधार है, 4 क्या है, आधार है, और 2 क्या है, घात है। आधार को अंग्रेजी में कहा जाता है बेस, और घात को पावर कहा जाता है। तब 4⁻², यह मतलब 4 की घात कितनी है, 2 है। ये स्पष्ट हो गया। तो जब घात अलग अलग चाहे सेम हो उसको तो छोड़ दो, लेकिन आधार सेम हो तो सवाल तुरंत आसानी से लग जाएगा। दोनों में आधार सेम है तो एक आधार यहीं पे ले लेंगे, 4 है तो 4 ले लेंगे, और जो 6 है और 2 है तो 6 गुणा का चिन्ह है ना, तो गुणे के चिन्ह में जो आधार होता है, आधार की घात जो होता है वो जुड़ जाता है। तो 4 की घात कितना हो जाएगा, 6 2 क्या होगा, 8, तो 4 की घात 8 इसका आंसर हो जाएगा। एक सवाल और मैं करके बता रहा हूँ दूसरा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 5 की घात 10 गुणा में 5 की घात कुछ नहीं यहाँ पे है। तो जब कुछ घात नहीं होता है तो वहाँ पे एक घात माना जाता है, एक घात होती है। तो यहाँ पे आधार दोनों का सेम है तो मैंने 5 लिख दिया है, क्योंकि 5 आधार है दोनों का। तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे 10 था 1 पे, और गुणा का चिन्ह है तो ये घातें जुड़ना शुरू हो जाती है, और यहाँ पे कोई घात नहीं था तो 1 मान लिया जाता है। तो 5 की घात कितना हो गया, 11 हो गया दोस्तों, क्योंकि 10 1 11 होता है। सवाल लग गया। अब एक सवाल और, अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ 2 की घात 2 गुणा 4 की घात 3। तो ये तो यहाँ पे आधार जो है सेम नहीं है, तो दोनों आधार को सेम करना होगा। तो इसको तो ऐसे नहीं बनाया जा सकता, तो जब नहीं बनाया जा सकता इसका मतलब इसको इस ढंग से बनाया जा सकता है। तो चलो बनाते हैं। तो 2 की घात 2 है, इसको रहने देना है जैसे है। तो किसका स्क्वायर 4 होता है, किसकी घात पे 2 लिख दे तो 4 हो जाएगा। तो 2 की घात 2 लिखने पे वो 4 हो जाएगा। तो ये 4 करने के लिए 2 की घात 2 लिख रहा हूँ, और 3 पहले से है। अब 2 की घात 2 यहाँ पे पहले से है, गुणा में है, ये 2 हो गया, और जो ये 2 है और ये 3 गुणा हो जाएगा आपस में, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब देखो तो आधार दोनों का सेम है, तो एक आधार लिख देंगे, अब गुणा का चिन्ह है तो 2 और ये घात 6 जुड़ जाएगा, 2 की घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आंसर हो गया दोस्तों। बस इतना ही इसमें काम ही है, बहुत भारी भरकम नहीं होता है दोस्तों। गणित सब आसान होता है, आसानी से लग जाता है। अब यहाँ पे कुछ और सीखते हैं। अब इसमें हम गुणा सीखे और भाग सीखेंगे। जैसे 2 की घात 3 भागे 2 की घात 2 लिख दिए, तो क्या होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की घात 3 भागे 2 की घात 2। दोनों चीज़ सेम ही है, दोनों सवाल एक ही है, ये नहीं कि अलग अलग हो गया, दोनों सेम है। तो क्या करना होगा कि जब भाग का चिन्ह हो, आधार सेम हो, तो घातें घटती है। गुणा अगर होता है तो घातें जुड़ जाती है, भाग है तो घातें घटती है।
तो 2 की घात दोनों आधार सेम है, तो एक आधार को ऐसे लिख लो और जो जिस पे बड़ी घात लगे हुई उसको लिख लो, और गुण भाग का चिन्ह है दूसरा वाला वहाँ पे घट जाएगा। मतलब कि 2 की घात क्या हो जाएगा 1। 1 को लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 2 लिख दो तो भी आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया लगाने का ढंग। एक सवाल और, 4 की घात अगर मैं 3 लिख दूँ, यहाँ पे 16 की घात, यहाँ पे गुणा नहीं भाग रहेगा, यहाँ पे 4 की घात 3 भागे 16 की घात 4 लिख दें तो क्या आएगा। चलो, तो 4 पे 3 रहने देना है और ये भाग का चिन्ह है, तो इसको 4 की तरह बनाना होगा। तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, ये 16 हो गया, ऊपर पहले से 4 लगा हुआ है। 4 की घात 3 है, भाग का चिन्ह रहने देना है, ये 4 से में 2 चौका क्या 8 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे एक घात छोटा एक बड़ा है ज़्यादा, तो जो शुरू वाला है उसको ऐसे लिखते हैं और ये भी दोनों सेम है, तो एक 4 लिख देंगे, लिख दिया मैंने। अब क्या करना होगा कि घातें अब घटेगी, तो 3 में से -8 करो तो क्या होगा, 4 की घात क्या होगा। मैं कहा हूँ कि जब प्लस और माइनस होता है तो तुरंत घटा लेना है, तो 8 में से 3 निकलेगा 5। अब क्या करना होगा कि 3 बड़ा है कि 8, तो 8 बड़ा है तो 8 का चिन्ह लगा दो, आंसर हो जाएगा 4 की घात 5। इसको और आसान करना है तो बस लिख दो 1 टू द पावर, मतलब 1 बटा में 4 की पावर 5, माइनस हट जाएगा। बस ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, दोनों सेम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे घातांक के सवालों को कर लिए, घातांक के सवालों को हल करना भी सीख गए। सवाल में कुछ था नहीं। अब आगे क्या है, आगे है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिक जब है दोस्तों तो हम लोग बेसिक की तरह ही सीखेंगे। अब जैसे कि क्रय मूल्य दे दिया, क्रय मूल्य मतलब खरीदा गया मूल्य। तो क्रय मूल्य को अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस मतलब सेल प्राइस कहा जाता है, और एक होता है कास्ट प्राइस, एक होता है सेल प्राइस। मतलब कि यहाँ पे विक्रय मूल्य होता है। जैसे कोई दुकान वाला है 10 रुपये की सामान लेकर उसे 20 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए की प्रॉफिट हुई, कितने रुपए की प्रॉफिट, 10 में खरीदा 20 में बेचा, तो हमको लग रहा है कि 20 रुपये की क्या हुई प्रॉफिट हुई, 20 रुपये का क्या हुआ दोस्तों लाभ हुआ। अब इसी को मैं कह दूं कि प्रतिशत में लाभ बताओ, तो 20 रुपये का मिला है फायदा, तो 20 का गुणा 100 में कर दो, और कितने में शुरू में कितने रुपए की वो सामान थी, तो 10 रुपये की थी, तो 10 से वही भाग दो देना होगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 200%, जो भी आंसर आएगा 200। तो ये सवाल था कि किसी व्यक्ति ने 10 रुपये का सामान खरीद कर 20 रुपये में बेचा, तो उसको कितने की प्रॉफिट हुई, तो 20 की प्रॉफिट हुई, लेकिन वही पूछ देगा कि कितने % की प्रॉफिट हुई, तो 200% की प्रॉफिट हुई। ठीक, ये भी सीख गए दोस्तों। नेक्स्ट, तो बस दोस्तों इतना ही था आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।